नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी दोस्तों का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। साथियों, हम राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज हम इतिहास पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह का, तो सभी मित्र एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राज सिंह की हम बात करेंगे तो राज सिंह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा, कमेंट करके बताओ। देखें, राज सिंह का शासनकाल रहा 1652 से लेकर 1680 तक। कब तक रहा? 1652 से 1680 तक। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, राज सिंह की जो पिता है उनका नाम हमने इतिहास पर पढ़ लिया, जगत सिंह प्रथम है। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम जनादे था। ये एग्जाम में वैसे ही पूछा नहीं जाता है। आगे हम बात करें उपाधि की, तो राज सिंह को क्या क्या उपाधियां दी गई? विजय कटकातु की, हिंदू धर्म रक्षार्थ की, ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हिंदू धर्म रक्षार्थ की उपाधि किस शासक को दी गई? तो किसको दी गई? राज सिंह को दी गई। हिंदू धर्म का इसको रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने शुरू कर दिए थे तो उस समय राज सिंह ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह चीज ध्यान रख लेना। दूसरी बात, चित्तौड़ का पुनः निर्माण शुरू करवाया। चित्तौड़ के किले का पुनः निर्माण इसने भी करवाया था, क्योंकि मुगल और मेवाड़ के बीच में जब संधि हुई थी उस समय संधि में यह शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़ के दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने इसका निर्माण पुनः करवाया। 1653 में सांझा का सेनापति अब्दुल्ला बेग ने चित्तौड़ दुर्ग में पुनः निर्माण को तुड़वा दिया। इसने जब चित्तौड़ दुर्ग में पुनः निर्माण करवाया तो सांझा का जो सेनापति था अब्दुल्ला बेग, इसने चित्तौड़ दुर्ग में जो पुनः निर्माण था इसको पुनः तुड़वा दिया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, इसको पुनः जीता और मेवाड़ रियासत में इसने मिलाया 1658 में। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है राज सिंह के बारे में। आगे भी हम पढ़ेंगे, एक बार आप इतना नोट करें। आपको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, क्वालिटी वगैरह? तो आप बताएं एक बार कमेंट करके। हाँ, उतारो, देखें एक बार। आशा करता हूं कि उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। 1656 में सांझा के पुत्रों में, सांझा दिल्ली का उस समय इसके समकालीन शासक कौन था? सांझा था मुगल शासक। इसके पुत्रों में क्या हुआ था? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। इसके जो पुत्र थे सांझा के, उनका नाम था दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। और बाद में शासक कौन बना था? सांझा का पुत्र औरंगजेब क्या बनता है? शासक बनता है दिल्ली का। यह चीज आप ध्यान रख लेना। तो सांझा के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर, शासक बनने को लेकर आपस में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। 1653 में एकलिंगनाथ मंदिर में पहली बार इन्होंने रत्नों का तुलादान करवाया। तो सबसे पहले एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, जो इनके कुल देवता है, इसमें तुलादान इन्होंने करवाया। अगली बात करें तो मई 1650 में राज सिंह ने मुगल ठिकानों पर अधिकार करने के उद्देश्य से टिक्का दौड़ का प्रारंभ की। कौन सी दौड़ प्रारंभ की? टिक्का दौड़। तो यह भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मेवाड़ के किस शासक ने टिक्का दौड़ को प्रारंभ किया? तो ध्यान रख लेना, वो शासक कौन है? वो राज सिंह है। बिल्कुल, औरंगजेब ने राज सिंह से उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान सहायता भी मांगी थी, लेकिन इसने सहायता औरंगजेब की नहीं की। तो ये इतनी चीजें एक बार आप नोट करें, फिर हम आगे और पढ़ते हैं राज सिंह के बारे में। काफी महत्वपूर्ण जानकारी। उतार लें एक बार या स्क्रीनशॉट ले लें आप। बिल्कुल, आगे देखते हैं। अब देखो, एक तरफ अपने मेवाड़ के शासक है राज सिंह। मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक है राज सिंह। ठीक है, मेवाड़ के शासक है राज सिंह। दूसरी तरफ अपने दिल्ली का जो शासक है इसके समकालीन, वो है औरंगजेब। ये मुगल शासक था औरंगजेब, इसके समकालीन। ठीक है, ये इसके समकालीन है। अब होता क्या है? किशनगढ़ के जो शासक थे, किशनगढ़ के जो शासक थे रूप सिंह।
कौन है? किशनगढ़ के रूप सिंह। इस रूप सिंह की एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है चारूमती। क्या नाम है? चारूमती। पुत्री का नाम चारूमती है। अब औरंगजेब क्या करता है? उसी पुत्री, इस जो रूप सिंह की पुत्री है चारूमती, इसके साथ विवाह करना चाहता है। कौन विवाह करना चाहता है? औरंगजेब करना चाहता है। दोस्तों होता क्या है कि चारूमती से विवाह करना चाहता है औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब चाहता है। लेकिन इस चीज का पता चलता है मेवाड़ के शासक राज सिंह को, तो राज सिंह क्या कर लेता है? चारूमती के साथ विवाह कर लेता है। तो अब चारूमती के साथ विवाह किसने कर लिया? गुरुजी राज सिंह ने कर लिया। तो अब क्या होगा? अब औरंगजेब से दुश्मनी हो गई राज सिंह की, और औरंगजेब सेना भेजता है राज सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए 1658 में, और राज सिंह इसकी क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये इतनी चीज आप ध्यान रख लेना, चारूमती का जो विवाद हुआ था इसको लेकर। आगे देखते हैं, इतना उतार लो आप। चारूमती कहां की थी? किशनगढ़ के रूप सिंह की पुत्री थी, और इसके साथ विवाह कर लेता है राज सिंह। कौन कर लेता है? राज सिंह। नेक्स्ट अगला देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि 1669 में होता है क्या है? 1669 में औरंगजेब ने क्या किया? मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए थे। आप सभी को पता है औरंगजेब ने मंदिर जब तुड़वाने के आदेश दिए तो उस समय राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने मंदिर बनवाने के आदेश दिए। एक तरफ मुगल शासक औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा है, दूसरी तरफ जो मेवाड़ के शासक राज सिंह है ये मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रख लेना। कब आदेश दिया था? 1669 में। 2 अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने। मुगल शासक था 2 अप्रैल 1669 को। यहां पर ध्यान रखना, जजिया कर होता क्या है? गैर मुस्लिम कर होता है, यानी मुस्लिमों के अलावा जितने भी हिंदू है, कोई भी धर्म के लोग हैं, वो यदि बिल्कुल अभी अपना धर्म है उस धर्म में कहीं पर तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाते हैं तो उनको क्या देना होगा? तीर्थ यात्रा पर जाने का कर इनको देना होगा। तो ये कर उन्होंने लगाया, तीर्थ यात्रा का कर, और राज सिंह ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। राज सिंह ने जजिया कर का क्या किया? विरोध किया। 1678 में अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को इसने शरण दी थी एवं केलवा की जागीर दी। अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को आप जानते ही हैं, ये मारवाड़ के थे। अजीत सिंह शासक। 22 अक्टूबर 1680 में ओडा गांव में राज सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इतनी चीजें आप राज सिंह के बारे में एक बार लिख भी सकते हैं। कोई यदि लिखना चाहता है तो क्लास को रोककर बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक तरफ अपने मेवाड़ के शासक राज सिंह है। कौन है? राज सिंह है। राज सिंह के बारे में और ध्यान रखना दोस्तों, एक तरफ अपने राज सिंह है, दूसरी तरफ है औरंगजेब। दिल्ली का शासक कौन है? मुगल शासक औरंगजेब है। 3 सितंबर 1679 में अजमेर आता है औरंगजेब। अजमेर कौन आता है? औरंगजेब आता है। यहां पर यह सेनापति बनाता है अकबर को, अपने पुत्र अकबर को और हसन अली को। इसको क्या बनाता है? सेनापति बनाता है औरंगजेब, और आक्रमण करने के लिए भेजता है राज सिंह के ऊपर। दिसंबर 1679 में आक्रमण होता है, लेकिन यह आक्रमण असफल रहता है, यानी यहां पर औरंगजेब को सफलता नहीं मिली। यहां पर जब युद्ध हुआ था, इस चीज में ध्यान रखना, राज सिंह का सेनापति कौन है? राज सिंह का सेनापति था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? रतन सिंह चुंडावत को राज सिंह सेनापति बनाते हैं, और राज सिंह कहां चले जाते हैं? गोगुंदा चले जाते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों में राज सिंह चले जाते हैं। अब रतन सिंह मुगलों के साथ में युद्ध कर रहे हैं, और होता क्या है, रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी, और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर।
रतन सिंह को युद्ध करते समय अपनी पत्नी की याद आ जाती है और रतन सिंह युद्ध नहीं कर पाते हैं और अपनी एक सैनिक को भेजते हैं अपनी पत्नी सैल कंवर के पास में और बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ सेनानी चाहिए। जो आपके पति है रतन सिंह, इनको बिल्कुल भी युद्ध में उनका मन नहीं लग रहा है, आपकी याद सता रही है। तो जो सैल कंवर ये क्या करती है, ये अपना शीश काट कर थाल के अंदर रखकर रतन सिंह के पास में अपना शीश भेज देती है सैनिक के साथ में, ताकि रतन सिंह का युद्ध में मन लगे। बाद में रतन सिंह युद्ध करते हैं और मुगलों को खदेड़ देते हैं। तो ये सैल कंवर है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसने अपना शीश काट के दे दिया। हाँ, हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का आपका नाम सुना होगा। हाड़ी रानी जिसने अपना शीश काट के दे दिया था, उसका नाम क्या है, सैल कंवर है। ध्यान रख लेना, किसकी पत्नी थी, रतन सिंह चुंडावत की थी। तो ये वो मैटर है जो हम पढ़ते हैं अक्सर, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ये असफल रहता है, औरंगजेब का आक्रमण यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज आप दोस्तों ध्यान रख लेना। तो इतना आप एक बार उतार लो। और एक देखो कहावत भी है कि जब चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। तो ये कहावत भी काफी प्रसिद्ध है। तो वो सतरानी सैल कंवर थी जिसने अपने पति को युद्ध भूमि में जाते समय अपना शीश काट के दे दिया था। उतार लिया होगा आपने। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर राज सिंह के बारे में कुछ चीजें और आप ध्यान रखना। राज सिंह ने क्या किया था दोस्तों, एक झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का, राज सिंह की स्थापत्य कला की हम बात करते हैं तो राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया, जिस झील का नाम है राजसमंद झील। कौन सी झील है, राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना। राजसमंद झील का निर्माण इन्होंने करवाया। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया, गोमती नदी के पानी को रोककर। कौन सी नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर। ये एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था, किस नदी के पानी को रोककर करवाया। तो ध्यान रख लेना कौन सी नदी है, गोमती नदी। इसकी नींव कब रखी गई इस झील की, 1 जून 1662 को। हाँ, और किसने रखी थी, रणछोड़राय भट्ट ने। और कार्य इसका पूर्ण कब हुआ, अप्रैल 1665 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था इस झील का। इसका प्रारंभिक नाम था झील का राज समुद्र। क्या नाम था, राज समुद्र। इस झील को बनाने में कुल कितना खर्चा आया था, कितना खर्चा आया था बता देंगे कमेंट करके। हाँ, 1,05,07,608 रुपए उस समय इस झील को बनाने में खर्चा आया था। यह चीज भी आप ध्यान रख लेना। तो ये चीज आप उतारो राजसमंद झील के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उतार लिया होगा आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। जो ये राजसमंद झील है, इसकी जो उत्तरी पाल है इसको नौ चौकी पाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नौ चौकी पाल। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि बिना पति के क्या हुई थी, सती हुई थी। इस झील को बनाते समय कहा जाता है कि इस झील का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय ये झील पहले दिन बनाते, दूसरे समय इसका निर्माण कार्य पुनः विध्वस्त कर दिया जाता, यानी इसका निर्माण नहीं किया जा रहा था। तो बोलते हैं कि वहां पर बोला गया किसी तांत्रिक के द्वारा कि यहाँ पर यदि कोई सती होती है, कुंवारी कन्या या कोई भी कन्या, तो सती होने पर इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। तो बाद में घेवर माता यहाँ पर सती हुई थी, जो कि बिना पति के सती हुई थी, और घेवर माता का यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। तो यह भी ध्यान रखना। झील के किनारे राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। इस झील के किनारे राज प्रशस्ति की रचना की गई है, और इसके जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट। कौन है, रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है। ये प्रशस्ति 25 काली शिलाओं पर लिखित है। 25 काली शिलाओं पर लिखित है। इसमें 1000 यानी 1106 श्लोक है। कितने श्लोक है, 1106 इसमें श्लोक है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो राज प्रशस्ति है दोस्तों, ध्यान रख लेना। इसमें मेवाड़ और मुगल संधि का हमें उल्लेख मिलता है। मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, एक तो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। कौन थे, अमर सिंह प्रथम। हाँ, और एक अकबर का पुत्र
सलीम इसके बीच में हुई थी, ध्यान रख लेना, जहांगीर के बीच में। राज सिंह से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक का इसमें जो शासक है मेवाड़ के, राज सिंह से लेकर जगत सिंह के जितने भी शासक थे उन शासकों का इसमें उल्लेख आपको मिलता है। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। तो ये चीज आप लिखें राज प्रशस्ति के बारे में, एक बार उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद में 1669 में करवाया। इसकी जो मूर्ति है वो वृंदावन से गोपाल व रामावतार पुजारी लेकर आए थे, क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। जितने भी हिंदू मंदिर थे, मूर्तियां थी, उनको तोड़ा जा रहा था। तो उस समय एकमात्र राज सिंह ऐसा शासक था जो कि औरंगजेब का विरोधी था। तो ये यहाँ पर जितने भी पंडित थे ये दौड़कर किसके पास में आते हैं, पुजारी वगैरह राज सिंह के पास में आते। आगे बात करें तो द्वारकाधीश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया कांकरोली राजसमंद के अंदर। कहां पर करवाया? कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर का इन्होंने निर्माण भी करवाया। अंबे माता का मंदिर उदयपुर का निर्माण, जनासागर तालाब उदयपुर का निर्माण, रुगा सागर तालाब का उदयपुर में निर्माण और देवारी घाटी का किला उदयपुर में। तो ये इनके निर्माण कार्य वगैरह भी आप याद रखना राज सिंह के। उतार लो आप एक बार रोकर, या इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। आगे बात करते हैं, राज सिंह की पत्नी जिसका नाम था राज रसदे, इसने उदयपुर में त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिमुखा बावड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। इस त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण राज सिंह की पत्नी राज रसदे ने करवाया था। अब यह चीज आप लिख लें एक बार। और अगला जो अपना शासक है वो शासक है राणा जयसिंह। कौन है? राणा जयसिंह। राज सिंह के बाद में जयसिंह। इसका जो शासनकाल है वो है 1680 से लेकर 1698 तक। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके राज्य अभिषेक की बात करते हैं। तो इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कुर्ज गांव या कंडज उदयपुर में इसका राज्य अभिषेक हुआ। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो कुर्ज गांव में हुआ था राज सिंह का। आगे देखते हैं, तो औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को मेवाड़ में इन्होंने शरण देकर मुगल बादशाह घोषित किया था। 1681 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा पर पुनः अधिकार किया। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी इनके काल में। मेवाड़ और मुगल संधि दूसरी संधि, पहली तो हमने पहले बात कर ली थी, और ये जो मेवाड़ मुगल संधि है ये दूसरी है, ठीक है। द्वितीय संधि हुई थी 29 जून 1681 को यह संधि होती है जयसिंह और औरंगजेब के बीच में। जयसिंह और औरंगजेब के बीच में हुई थी मेवाड़ मुगल दूसरी संधि। कौन सी दूसरी संधि? औरंगजेब ने मेवाड़ में जजिया कर माफ कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? मेवाड़ में जजिया कर को माफ किया, और पूर्व बदनौर मांडलगढ़ ये सब औरंगजेब को दे दिया गया। जयसिंह ने पूर्व बदनौर और मांडलगढ़ की जागीर किसको दे दी? औरंगजेब को। औरंगजेब ने यहाँ पर जजिया कर क्या कर दिया था? मेवाड़ में माफ कर दिया था। किसके शासनकाल में? जयसिंह के शासनकाल में। यह चीज आप ध्यान रखना। इतना आप एक बार उतारें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्वातियों जयसमंद झील की। किसकी बात करते हैं? जयसमंद झील। जयसमंद झील की बात करें तो इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। और ध्यान रख लेना, गोमती और रूपारेल नदी के पानी को रोककर। कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती और रूपारेल नदी के पानी को रोककर इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यदि पूछे कि भाई मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो जयसमंद झील है। यह यहां पर है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। यह जयसमंद झील है। इस झील पे कितने टापू बने हुए हैं? इस झील पर 7 टापू है।
कितने टापू है? 7 टापू। इन टापुओं पर कौन रहते हैं? मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। इन 7 टापू है, इस पर मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। जैसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील कहते हैं इसको? ढेबर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें से 2 नहरें निकली गई है, उन नहरों का नाम है भाट नहर और श्याम नहर। कौन सी नहर है? भाट नहर और श्याम नहर। यहाँ पर 2 टापू है, जो सबसे बड़ा है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। तो ये 2 टापू है, इनको भी आप ध्यान में रखना। तो ये अपनी जैसमंद झील। किन नदियों को पानी इनके अंदर आता है? गोमती और रूपारेल नदी का इनमें पानी आता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है। इस पर 7 टापू है, जिन पर मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। इसका दूसरा नाम है ढेबर झील। भाट नहर और श्याम नहर इस झील से निकाली गई है। इसमें 2 जो बड़े टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है जिसका नाम है प्यारी। तो ये है आपकी जैसमंद झील। इसके बारे में आप उतार लें, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उतार लिया होगा आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं साथियों। गोमती नदी व रूपारेल नदी के पानी को रोककर जैसमंद झील का निर्माण करवाया गया, हमने पढ़ लिया। अब अगला शासक हम पढ़ते हैं अमर सिंह द्वितीय। अगला शासक अपना कौन सा है? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय का जो शासनकाल है, इसके शासनकाल की मैं बात करूं तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल 1698 से लेकर 1710 तक रहा था। वागड़ और प्रतापगढ़ को मेवाड़ में पुनः इसने मिलाया। दूसरी बात करें तो उदयपुर में शिव बावड़ी का माल का निर्माण करवाया। शिव प्रसन्न बावड़ी माल मॉल का निर्माण करवाया। जागीरदारी और सामंतों के इन्होंने नियम बढ़ाई। मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय ने, प्रथम नहीं, अमर सिंह प्रथम तो कौन थे? अमर सिंह प्रथम तो महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, ये अमर सिंह द्वितीय है। इसने जागीरदारी और सामंतों के नियम बढ़ाए थे। ठीक है, तो एक बार आप इतना उतार सकते हैं, फिर हम आगे अगली स्लाइड देते हैं। देखो, इसने सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई। कितनी श्रेणियां बनाई? सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई। कौन कौन सी 2 श्रेणियां है? एक में 16 श्रेणी, दूसरी है 32 श्रेणी। इसमें द्वितीय श्रेणी के सामंत शामिल थे। तो 2 प्रकार की इसने सामंतों की श्रेणियों बनाई। इसके काल में देबारी समझौता हुआ था। अमर सिंह द्वितीय के काल में क्या हुआ था? देबारी समझौता हुआ था। दूसरी बात, अमरशाही पगड़ी का प्रारंभ किसने किया? अमरशाही पगड़ी का जो प्रारंभ है वो इसी के काल में हुआ। देबारी समझौता कब हुआ? 1708 में उदयपुर में हुआ था। कब, कहां पर हुआ था? उदयपुर में 1708 में। अब देबारी समझौता एक बार समझते हैं हम। अब देखो साथियों, देबारी समझौते के बारे में हम समझते हैं थोड़ा। ठीक है, यहां पर देखो जो शासक है वो शासक कौन कौन है, ध्यान से देखना। देबारी समझौता एग्जाम में पूछा जाता है। शासक है आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, ये शासक है। तीनों शासक आप ध्यान रखना। देबारी समझौता इन तीनों के बीच में हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था तीनों के बीच में? देबारी समझौता। देबारी समझौता किन किन के बीच में हुआ? सवाई जयसिंह, आमेर के शासक अजीत सिंह, जोधपुर के, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। इधर है औरंगजेब। इधर शासक कौन है? दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब है। औरंगजेब के जो पुत्र है उनका नाम है आजम और क्या नाम है? आजम और मुआजम। आजम और मुआजम में क्या होता है? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है, दोनों में युद्ध होता है 2 जून 1707 में, जिसे बोलते हैं जजाऊ का युद्ध। जजाऊ कहां पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो आजम और मुआजम के बीच में जजाऊ का युद्ध होता है, उत्तर प्रदेश में है, और इस युद्ध में विजय होता है मुआजम। कौन होता है? मुआजम है। अब शासक बनता है औरंगजेब के बाद में मुआजम है, जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। किसके नाम से शासक बनता है? बहादुर शाह के नाम पर। यह शासक बनने के बाद क्या करता है? आमेर के सवाई जयसिंह और अजीत सिंह को राजगद्दी से हटा देता है
इस युद्ध में अमर सिंह द्वितीय किसका साथ देता है? मुआजम का साथ देता है और मुआजम विजय होता है। तो इस वजह से अब हो गया क्या, अब देखो जो बहादुर शाह है, जो मुआजम है, ये शासक बनेगा और ये शासक बनेगा तो इसका साथ दिया है अमर सिंह का, तो ये भी अमर सिंह द्वितीय का साथ देगा। लेकिन ये मुआजम क्या करता है, सवाई जय सिंह को और अजीत सिंह को उनकी गद्दी से राज हटा देता है और दूसरे को शासक बना देता है। फिर इन तीनों के बीच में फिर आमेर के शासक सवाई जय सिंह और अजीत सिंह ये अमर सिंह के पास में जाते हैं और इनके साथ में समझौता करते हैं। तो इनके बीच में देबारी समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? देबारी। हाँ, इसके अंदर होता है क्या है, उसके बाद में इसके तीनों मिलकर क्या करते हैं, तीनों मिलते हैं और उसके बाद सवाई जय सिंह वापस और अजीत सिंह दोनों पुनः वापस शासक बन जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इस समझौते में हुआ क्या गुरुजी, इस समझौते में हुआ क्या? तो इस समझौते में होता क्या है, इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रा कंवर, उसका विवाह जय सिंह के साथ हो जाता है। सवाई जय सिंह का साथ विवाह हो जाता है। किसका विवाह हो जाता है? चंद्रा कंवर का। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। चंद्रा कंवर का विवाह किसके साथ हो जाता है? जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और इस विवाह में यह शर्त रखी जाती है कि चंद्रा कंवर का पुत्र ही आगे जाकर क्या बनेगा? आमेर का शासक बनेगा, जयपुर का शासक बनेगा। अब अगला शासक पढ़ते हैं। उस शासक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? अगला जो अपना शासक है उस शासक का नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह द्वितीय है, संग्राम सिंह प्रथम। संग्राम सिंह प्रथम तो मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो संग्राम सिंह है, इनका शासनकाल रहा था 1710 से लेकर 1734 तक। 1710 से लेकर 1734 तक ये शासक रहे। हमने मेवाड़ का लगभग पूरा इतिहास पढ़ लिया है। देश की आजादी तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब संग्राम सिंह द्वितीय शासक बन जाते हैं तो इनके शासनकाल में क्या हुआ? नहर मगरी महलों का निर्माण इन्होंने करवाया और सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। कहां पर है? उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो यहां तक आप ध्यान रखना संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। आगे देखते हैं। इसके अलावा इनकी बात करें तो उदयपुर में के जो महल है उन महलों में चीनी मिट्टी से भित्ति चित्रण का इन्होंने कार्य करवाया। उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का और वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने शरण दी। वह विजयपुर की जागीर और रामपुरा का हाकिम बनाया। हुरडा सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मराठा थे, इन मराठाओं को राजस्थान में रोकने के लिए एक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया? तो ध्यान रख लेना किसने करवाया दोस्तों। तो उस शासक का नाम है संग्राम सिंह द्वितीय। क्या नाम है? संग्राम सिंह द्वितीय। इस सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और इन्होंने एक फिक्स डेट दे दी कि इस दिन हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में इसका आयोजन इसके पुत्र के द्वारा किया जाएगा। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? इनका पुत्र करेगा। यह सम्मेलन कौन सा? हुरडा सम्मेलन जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। अब अगले शासक बनेंगे महाराणा जगत सिंह। कौन बनेंगे? अगले शासक बनेंगे जगत सिंह। और जगत सिंह इस हुरडा सम्मेलन की क्या करेंगे? जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये ध्यान रखना। और हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि मराठा बार बार राजस्थान में आक्रमण कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे। इन मराठाओं को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपने उतार लिया होगा। तो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा बात करें तो पिछोला झील स्थित जल महलों का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया
कवि नेकराम ने जगत प्रकाश ग्रंथ की रचना की। कर्नल जेम्स टोड ने ऐश आराम का शासक कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? ऐश और आराम का शासक कहा। मराठाओं का मेवाड़ में इसके शासनकाल में प्रवेश हुआ। ठीक है। हुरडा सम्मेलन इनके 17 जुलाई 1734 में 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा, कहां पर? भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो यह भी आप ध्यान रख लेना। इस हुरडा सम्मेलन के जनक किसे माना जाता है? तो अपने जयपुर के सवाई जयसिंह को माना जाता है। परिणाम क्या रहा? यह हुरडा सम्मेलन है वो आपसी मतभेदों से यह सम्मेलन है वो असफल रहा। यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ क्योंकि राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से यह सम्मेलन क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। तो ये अपने इतिहास पढ़ा किसका? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का, और इन्हीं के शासनकाल में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? तो मराठाओं को रोकने के लिए किया गया। और कब किया गया? 17 जुलाई 1734 को। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। पिछोला झील में स्थित जल महलों का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? और कवि नेकराम ने इन पर जगत प्रकाश ग्रंथ की रचना की। कर्नल जेम्स टोड ने इनको ऐश आराम का शासक कहा। और मराठाओं का इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ में क्या हुआ? प्रवेश हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आमेर के इस हुरडा सम्मेलन में। देखो ये हुरडा सम्मेलन हुआ था। इस हुरडा सम्मेलन में किन किन राजाओं ने भाग लिया? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। अपने आमेर के सवाई जयसिंह थे और इन्हीं को हुरडा सम्मेलन का जनक कहा जाता है। ठीक है। जयसिंह थे। जोधपुर के थे अभय सिंह। जोधपुर के कौन थे? अभय सिंह। इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। बीकानेर के थे जोरावर सिंह। बीकानेर से कौन आए थे? जोरावर सिंह। नागौर से आए थे बखत सिंह। और करौली से कौन आए थे? करौली से आए थे गोपाल दास। किशनगढ़ से आए थे राज सिंह। कोटा के शासक दुर्जन साल। सभी शासकों ने हुरडा सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया था। तो ये हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार आप उतार लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक ने हुरडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है। तो ये एक चीज आप एक बार उतार लो। स्क्रीनशॉट मार लो या रोकर उतार लो आप। उतार लिया होगा आशा करता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और हमने यहां तक अपना इतिहास पढ़ लिया है। किसका इतिहास पढ़ लिया है? मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है। किस शासक तक? महाराणा जगत सिंह तक। महाराणा जगत सिंह द्वितीय तक हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक आप ध्यान रख लेना। अब आगे पढ़ेंगे हम अगले शासक के बारे में। और मैं अगली क्लास में कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा आपको मेवाड़ का इतिहास जो बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट करवा दूँ। फिर हम कौन सा इतिहास पढ़ें आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। हम अच्छे ढंग से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में।